कहते हैं इंसान की असली पहचान उसके अच्छे दिनों में नहीं बल्कि उस पल में होती है जब उसके सामने पैसा और इंसानियत दोनों में से किसी एक को चुनना हो। आज की कहानी सिर्फ एक गरीब विधवा की नहीं है, ये उस समाज की कहानी है जहां गरीबी से बड़ा अपराध कभी-कभी स्वाभिमान बन जाता है और जहां कुछ सिक्कों की कीमत इंसानी रिश्तों से भी अधिक आंकी जाती है। आखिर एक मासूम बच्चे, एक माँ और एक परिवार की किस्मत को बदल देने वाली असली ताकत क्या थी? नफरत, लालच या सिर्फ पैसे? आइए सुनते हैं शैलजानंद मुखोपाध्याय की अत्यंत मार्मिक कहानी, पैसों के लिए। किस्मत की बात दावे के साथ कुछ भी नहीं कही जा सकती, वरना 6 महीने पहले कौन जानता था कि निस्तारणी की ये हालत होगी। 6 महीने पहले हमने अपनी आंखों से देखा है। श्याम बाजार स्ट्रीट पर एक शानदार 2 मंजिला मकान में पति और बेटे के साथ निस्तारणी परम आनंद में रह रही है। पति उसका एक मर्चेंट ऑफिस में 150 रुपए वेतन पाता है। उन दिनों के हिसाब से यह अच्छा खासा आमदनी थी। जैसी उसकी सेहत वैसा ही उसका रूप, दिलदार मिजाज, चेहरे पर जैसे हंसी हमेशा छाई रहती है। लड़का 7 साल का है, बिल्कुल गोरा चिट्टा सुंदर लड़का है। सुंदर है इसलिए नाम रखा गया है कार्तिक। इतना सुंदर पति, इतना सुंदर लड़का, इतना खुशहाल परिवार, निस्तारणी को और चाहिए क्या? पड़ोस की महिलाएं उसे सामने न सही पीठ पीछे बल्कि थोड़ी जलन ही करती हैं। कोई कोई तो मुंह पर ही कह बैठती हैं, सच कहूं तो दीदी, तुम्हें देखकर हमें जलन होती है। वो भी हंसती हैं, निस्तारणी भी हंसती है। भविष्य की चिंता शायद उन्होंने नहीं की थी, ना निस्तारणी ने, ना उसके पति ने। शुरू में 50 रुपए की नौकरी से लगकर तेजी से 150 रुपए पर पहुंचा है। उसके पति ने सोचा था, बड़ा साहब जिस तरह मानता है 500 रुपए महीना वो एक दिन जरूर पाएगा। तब उसे मेहनत करके पैसे जोड़ने नहीं पड़ेंगे, खर्च की कमी से उसके पैसे खुद ही जुड़ जाएंगे। कलकत्ता के बीचों बीच ना सही, कलकत्ता के आसपास जहां जमीन सस्ती है, वहां एक छोटा सा मकान, छोटी सी एक गाड़ी और करीब 10,000 रुपए। क्यों, क्या कहती हो निस्तारणी? पति की बात सुनकर निस्तारणी हंसते हंसते कहती है, भगवान ने मुंह उठाकर देखा तो सब कुछ होगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन चिंता ना करके उसके पति ने शायद अच्छा नहीं किया। भगवान ने क्या समझा कौन जाने, निस्तारणी के पति को बुखार हुआ था, मामूली बुखार। सोचा था ऐसे ही ठीक हो जाएगा। 5वें दिन रात को देखा गया बुखार एकदम 103 डिग्री पर पहुंच गया है। सिर हिल रहा है, बगझक कर रहा है, आंखें लाल हो गई हैं, बदन जैसे आग हो। निस्तारणी का और चुप रहना नहीं चला। हरिहर नाम का जो नौकर उसके घर में काम करता था, अगले दिन सुबह ही उसने डॉक्टर बुलाने भेजा। डॉक्टर ने आकर इलाज शुरू कर दिया। 9 दिनों तक लगातार मौत और जिंदगी के बीच खींचतान चलती रही। 10वें दिन डॉक्टर साहब निराश होकर बोल पड़े, अब कोई उम्मीद नहीं है, सर्वनाश। निस्तारणी को अपनी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा दिखाई देने लगा। कार्तिक को सीने से लगाकर पति के सिरहाने वो गुमसुम बैठी रही। पूंजी के नाम पर अब उसके पास सिर्फ दोनों हाथों की 2 चूड़ियां बची हैं और घर का सामान। इस समय अपनी जान देकर भी अगर पति को बचाना मुमकिन हो तो वो कोशिश भी वो एक बार करके देखेगी। डॉक्टर साहब के आते ही निस्तारणी उनके पैरों पर गिर पड़ी। लाज शर्म तब उसकी जा चुकी थी। बोली, किसी भी तरह आप इन्हें बचाइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बोले, क्या करूं मां, हम कोई भगवान तो है नहीं, हमारे बस में जितना है। बात उन्हें पूरी नहीं करने दी। हाथ की दोनों चूड़ियां खोलकर उनके पैरों के पास रख दी। बोली, यही मेरी आखिरी पूंजी है, इसी से। डॉक्टर साहब बोले, नहीं मां, पैसे आपसे मैं अब और नहीं लूंगा। उधर कहते ही डॉक्टर साहब की नजर मरीज की तरफ गई। जल्दी से उसके सिराने जाकर बैठ गए। निस्तारणी रोने लगी, कार्तिक रोने लगा, हरिहर रोने लगा और उनकी आंखों के सामने डॉक्टर साहब के बैठे बैठे ही निस्तारणी का पति मर गया। कैसा दारुण दृश्य था वो, निस्तारणी का वो छाती फाड़कर रोना। वो बात लिखकर बताने लायक नहीं, बोलकर समझाने लायक नहीं। भगवान के न्याय पर पल भर के लिए भी विश्वास खोना पड़ता है, आंखों से देखने पर भी असह्य हो उठता है। मकान मालिक ने दया करके घर का किराया छोड़ दिया और घर का सामान अपने घर ले गया। हरिहर रोते रोते विदा हुआ। कार्तिक का हाथ पकड़कर निस्तारणी सड़क पर आ खड़ी हुई। मां नहीं है, पिता नहीं है, मायके में जो रिश्तेदार हैं वे सब गरीब हैं।
निस्तारिणी कलकत्ता शहर की सड़कों पर आसरा ढूंढने लगी। जिसने बेघर किया था उसी ने एक आसरा जुटा दिया। आसरा मिला एक अमीर आदमी के घर। निस्तारिणी ब्राह्मण की बेटी है, दोनों वक्त खाना बना देगी, उसके बदले माँ बेटे को खाने को मिलेगा, पहनने को मिलेगा। लेकिन निस्तारिणी चाहती है कि लड़का पढ़ लिख ले, वही लड़का अब उसका इकलौता सहारा है। पढ़ लिख कर वो बड़ा होकर अगर कुछ कमा सके। घर में 2-3 लड़के हैं, रोज वो स्कूल जाते हैं, घर के पास ही स्कूल है। लाज शर्म छोड़कर निस्तारिणी ने एक दिन घर की मालकिन से कह दिया, मेरे बेटे के अगर स्कूल में पढ़ने का इंतजाम कर दे माँ तो बहुत अच्छा होगा। मालकिन मोटी औरत थीं, खाना खाने के बाद तकिए के सहारे लेटकर आराम कर रही थीं। बोली, तुम्हारा लड़का स्कूल में पढ़ेगा? क्या होगा स्कूल में पढ़कर? पढ़ाई लिखाई कुछ होगी क्या? रसोईया ब्राह्मणी का लड़का है, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं होगी, यही उनकी धारणा है। निस्तारिणी सिर झुकाए चुपचाप खड़ी रहीं। मालकिन बोली, स्कूल में लड़के को पढ़ाना कोई मुंह की बात नहीं है, किताबें खरीद कर देनी पड़ती हैं, हर महीने फीस देनी पड़ती है, बहुत झंझट है। निस्तारिणी बोली, बाबू से कहकर अगर आप फीस माफ करवा दें, गरीब का लड़का है। मालकिन मुंह लबाकर हंसी। रसोईया ब्राह्मणी के मुंह से फ्री शब्द सुना है, हंसने वाली बात ही है। बोली, देखती हूं कि तुम सब जानती हो, 10 घरों में घूमती फिरती हो, क्यों नहीं जानोगी? अच्छा देखूंगी बाबू से कहकर। बाबू बगल वाले कमरे में सोए हुए थे, शायद बातें सुन ली। पूछा, क्या कह रही हो कि कहकर देखूंगी? मालकिन बोली, लो खुद ही सुन लिया सब, जाओ जाकर बता दो बगल वाले कमरे में। बाबू के पास खड़ी होकर बात निस्तारिणी अभी भी नहीं कर पाती, चुपचाप वहीं खड़ी रही। मालकिन बोली, मैं अब उठने जाऊंगी तो तुरंत हाँफने लगूंगी, उठकर जाकर कह नहीं पाऊंगी बेटा, कह दूंगी बाद में, तुम जाओ। किसी को नहीं जाना पड़ा, बाबू खुद ही उठाए। निस्तारिणी घूंघट खींचकर हटकर खड़ी हो गई। मालकिन बोली, तुम फिर सोते सोते उठ क्यों आए भाई? नींद पूरी ना हुई तो फिर दोपहर में कहोगे सिर में दर्द है, कोई हाथी घोड़े वाली बात तो है नहीं। वे कह नहीं है कि अपने बेटे को स्कूल भेजेंगी, बाबू से कहकर उसका इंतजाम कर दो। बाबू बोले, तो ठीक ही है, लड़के को देखकर मुझे भी यह बात लगी तो थी। मालकिन ने उनके चेहरे की ओर अजीब सी नजर से एक बार ताका। बोली, लगी थी तो बहुत खूब, फिर आज तुम्हारा सोकर कोई काम नहीं है, लड़के को ले जाओ स्कूल, जाकर इंतजाम करके आ जाओ। बात गुस्से की थी। बाबू बोले, क्या कहती हो, गरीब का लड़का है, फीस नहीं लगेगी, मैं बात करके उसे फ्री करवा दूंगा। फीस भले ही ना लगे, किताबें तो लगेंगी। किताबें ही कितनी, मोंटी की हमारी पुरानी किताबों से ही काम चला लेगी। क्यों, पहले कहीं पढ़ा था तुम्हारा लड़का, या ये पहली बार स्कूल जाएगा? अब निस्तारिणी के बिना बोले कोई चारा नहीं है। सिर हिलाकर बोली, हां पढ़ता था। बाबू बोले, अच्छा कल मैं कर दूंगा इंतजाम, तुम चिंता मत करो, जाओ। निस्तारिणी चली गई। मालकिन ने तकिए पर हाथ रखकर उठकर बैठते हुए कहा, गरीबों पर तुम्हारी बहुत दया देख रही हूं। क्यों भाई, क्या हुआ क्या? बाबू बैठ गए। बोले, तुम फिर क्यों उठ गई, सो जाओ। मालकिन बोली, रहने दो, आज और नहीं सोऊंगी। वो किताब देना जरा, बाया हाथ से, पढ़ती हूं। किताब की अलमारी से एक मोटा सा उपन्यास निकालकर देकर बाबू खुद ही वहीं लेट गए। किताब खोलते ही मालकिन बोली, देखा, किताब दे दी और चश्मा नहीं दिया, रहने दो फिर, और उठ नहीं सकती। मालकिन किताब बंद करने ही वाली थी, बाबू उठे। बोले, कहाँ है चश्मा? वही तो तुम्हारे हाथ के पास, दिखाई नहीं दे रहा क्या? चश्मा मालकिन के हाथ में देकर बाबू बोले, तुम पढ़ो तब तक, मैं देखता हूं अगर थोड़ा सो सकूं। ये कहकर वो फिर बगल वाले कमरे में चले गए। मालकिन बोली, नींद आज तुम्हारी और नहीं होगी, जानती हूं। लेकिन मालकिन की पढ़ाई भी शायद नहीं हो पाई। थोड़ी देर बाद ही देखा गया, खूब खूब करते हुए वे अपने पति के कमरे में जाकर हाजिर हुई हैं। अगले दिन दोपहर को बाबू खाना खाने बैठे हैं। पैरों की आहट पर मुंह उठाकर देखा, खाने की थाली हाथ में लिए उड़िया यानी उड़ीसा का एक रसोईया। मालकिन पास ही बैठी थी। पूछा, ये फिर कब आया? मालकिन बोली, सुबह। क्यों, उस औरत का क्या हुआ? विदा कर दिया है। क्यों, विदा क्यों किया? मालकिन बोली, वो तुम्हें सुनकर क्या करना है, तुम खाओ। लेकिन बाबू ने फिर पूछा, दोष अपराध कुछ किया था क्या? किया नहीं था, लेकिन करने में देर ही कितनी लगती। बेचारी भाद्रघर की बेटी। हाँ, भाद्रघर की बेटी या और कुछ। भाद्रघर की बेटी कभी दूसरों के घर नौकरी करने नहीं आती, मुसीबत में पड़ी थी इसलिए आई थी। रहने दो और हमदर्दी दिखाकर काम नहीं है, तुम खाओ। फिर एक नौकरी उसे जुगाड़ करनी पड़ेगी ना, 2 दिन का समय क्यों नहीं दिया? तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ना? उन्हें कभी नौकरी की कमी नहीं होती,
तुम चुप रहो। इस बार उन्हें मजबूर होकर चुप रहना पड़ा। नौकरी की कमी लेकिन सचमुच होती है। उनके जैसी मालकिन लगभग हर घर में होती हैं। निस्तारिणी जहां जाती है वहीं लोग कहते हैं, नहीं मां, ऐसी जवान उम्र है, ऐसा रूप है, मर्दों का घर है, तुम्हें रखने की हिम्मत नहीं होती बेटा। शर्म के मारे निस्तारिणी जैसे धरती में गड़ गई और वहां से भाग निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाती। सुबह घर से निकलकर दोपहर का करीब 1 बज गया। सड़क के किनारे एक होटल देखकर निस्तारिणी बोली, तू इस होटल में कुछ खा ले बेटा, मैं यहीं खड़ी रहती हूं। आते समय मालकिन ने दया करके 1 रुपया दिया था। साड़ी के पल्लू से खोलकर उस रुपए को निस्तारिणी ने एक दुकान पर तुड़ाया और 4 आने के पैसे कार्तिक के हाथ में देकर बोली, जा बेटा, जल्दी से खाना आ। कार्तिक बोला, और तुम? निस्तारिणी झट से बोल पड़ी, मुझे आज खाना नहीं है बेटा, मेरी आज एकादशी है। पंचमी के दिन एकादशी कहकर उसने जान बजाई। कार्तिक होटल में खाना खाने गया। खाना खाकर होटल से बाहर निकलते ही 9 पैसे मां के हाथ में वापस देकर कार्तिक बोला, 7 पैसे लगे। कहते ही उसने अपनी मां के चेहरे की ओर देखकर कुछ हैरान होकर पूछा, तुम्हारे सिर के बालों को क्या हुआ मां? निस्तारिणी बोली, काट डाले बेटा। सिर पर घने बालों का एक बोझ था, बहुत भारी लगता था, लेकिन ऐसे सुंदर घुंघराले बालों को काट डालने पर भी छुटकारा नहीं मिला। दिन ढलने लगा, फिर भी कहीं कोई आसरा नहीं मिला। निस्तारिणी का चेहरा सूख गया है। शाम होने में अब देर नहीं है। रात को अगर कहीं आसरा ना मिला तो कार्तिक को लेकर वो कहां रात काटेगी कौन जाने। रास्ते पर चलते चलते एकाग्र मन से निस्तारिणी भगवान को पुकारने लगी। सड़क के किनारे देखा कि काली के मंदिर में बहुत सी महिलाएं जमा हुई हैं। मां को एक बार प्रणाम करने के लिए निस्तारिणी भीड़ चीरकर भीतर घुसी। कितने ही बड़े बड़े घरों की महिलाएं आई हैं। किसी के शरीर पर ढेरों गहने हैं, किसी की साड़ी की चमक से आंखें चौंधिया जाती हैं। कोई लोगों को देखकर नाक से कोड़ रही है। मूर्ति के चरणों के पास चढ़ावे की एक थाली रखकर पुजारी बैठा है। थाली पर एक लड़की ने एक चवन्नी फेंककर प्रणाम किया। पास ही जो लड़की खड़ी थी उसने 1 रुपया फेंककर गर्व से एक बार इधर उधर देखा। उसके बाद तिरस्कार के साथ 2 लड़कियों को हाथ से धकेलकर हटा दिया और बाहर आने के लिए भीड़ के बीच घुस गई। दोनों तरफ की लड़कियों को धकेलते धकेलते वो जब मंदिर के दरवाजे पर आकर हाँफ रही थी, कार्तिक का हाथ पकड़कर निस्तारिणी तब अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। कार्तिक बोला, भीड़ के भीतर जाने की जरूरत नहीं है मां, यहीं से प्रणाम कर लो। निस्तारिणी को और कितने घर घूमने पड़ेंगे कौन जाने, यहां इस तरह समय बर्बाद करना ठीक नहीं। बोली, चल बेटा चले। निस्तारिणी सड़क पर उतर आई। मंदिर के सामने कुछ मोटर गाड़ियां खड़ी थीं। कुछ मोटर गाड़ियां तब चलने लगी थीं। एक मोटर गाड़ी को बाहर निकलने का रास्ता न मिला तो बिल्कुल निस्तारिणी के ऊपर ही आ चढ़ी। कार्तिक चीख उठा, मां मां। शोर मचते ही चारों तरफ लोग जमा हो गए। निस्तारिणी उठ खड़ी हुई। उसे बहुत ज्यादा चोट नहीं लगी थी। गाड़ी का नंबर लेने के लिए पुलिस आकर खड़ी हो गई। गाड़ी से एक लड़का नीचे उतरकर आया और बोला, रहने दीजिए और नंबर मत लीजिए पुलिस साहब, मैं इन्हें अपने घर ले जा रहा हूं, ज्यादा तो नहीं लगी है। लड़का निस्तारिणी के पास जाकर बोला, आप आइए हमारे साथ। कार्तिक और निस्तारिणी गाड़ी में जाकर बैठ गए। बैठते ही देखा वही लड़की गाड़ी में बैठी है जो लड़की पुजारी की थाली में 1 रुपया फेंककर लोगों की भीड़ को धकेलती हुई बाहर आकर हाँपते हाँपते लड़कियों को छोटे घर की लड़की कहकर गालियां बक रही थी। लड़की ने कहा, कहाँ जाओगी तुम, चलो छोड़ आती हूं, ज्यादा चोट लगी है क्या तुम्हें? निस्तारिणी ने कहा, नहीं मां, ज्यादा नहीं लगी, गाड़ी में मुझे क्यों चढ़ाया मां, उतार दो। कहते कहते उसकी दोनों आंखें आंसुओं से भर आईं। लड़की ने न जाने क्या सोचा, ड्राइवर से बोली, चल पहले हमारे घर चल, उसके बाद फिर गाड़ी से इन्हें घर छोड़ देना। ये बच्चा तुम्हारा बेटा है ना? निस्तारिणी ने सिर हिलाकर कहा, हाँ मां। गाड़ी तब चलने लगी थी। लड़की ने फिर कहा, पहले मेरे घर चलो, तुम्हारे बेटे के हाथ में मिठाई खाने के लिए कुछ देकर उसके बाद तुम्हें घर छोड़ दूंगी। बच्चे को मिठाई खिलाने की बात ही नहीं उठती अगर महीने भर पहले इसी तरह की एक और घटना न घटी होती। घटना कोई बहुत खास नहीं थी। एक बुजुर्ग भद्र इंसान को धक्का देकर सड़क पर गिरा दिया था बस। पुलिस ने गाड़ी का नंबर ले लिया था। लगभग महीने भर तक मुकदमा चला था।
बुढ़े को गठिया था। डॉक्टर को साथ ले जाकर उसने झूठे ही कह दिया कि मोटर से धक्का खाने के बाद से वो और सीधा होकर खड़ा नहीं हो पा रहा है, लाठी पकड़कर चलना पड़ता है। बस बुढ़े को बेकार में नकद 1000 रुपए गिनकर देकर मामला निपटाना पड़ा था। उसी डर से निस्तारिणी को आज उन्होंने गाड़ी में चढ़ा लिया है। उसी डर से कार्तिक को मिठाई खिलाएंगे। निस्तारिणी बोली, लड़के को मिठाई खिलाने की जरूरत नहीं है मां। अगर कोई भलाई करनी ही है तो एक उपकार आप कीजिए, बताओ क्या करना होगा। निस्तारिणी बोली, मैं भद्र घर की बेटी हूं मां, ब्राह्मण की बेटी हूं, मेरे घर में भी नौकर चाकर थे। लड़की बोली, वो तो तुम्हारा चेहरा देखकर। बात उसकी पूरी होने से पहले ही गाड़ी आकर घर के दरवाजे पर रुक गई। लड़की बोली, चलो घर चलकर बात होगी। विशाल मकान है, चारों तरफ नौकर चाकर भरे पड़े हैं। भगवान ने शायद मुंह उठाकर देख लिया, यहीं उन्हें आसरा मिल गया। लेकिन इस बार निस्तारिणी ने गलती नहीं की। इस बार उसने सबसे पहले ही यह तय कर लिया था कि उसके लड़के को स्कूल में पढ़ाना होगा और उसके लिए वो खुद वेतन नहीं लेगी, बल्कि वही अच्छा है। इसलिए इस घर में उनकी यही व्यवस्था हुई है। कार्तिक स्कूल जाता है, निस्तारिणी खाना पकाती है। नीचे की मंजिल पर भंडार घर के बगल में जो कमरा है, उसी छोटे से कमरे को दोनों माँ बेटे ने अपना ठिकाना बना लिया है। इस घर की मालकिन थोड़ी अलग किस्म की है। बड़ा लड़का अटॉर्नी है, उसी की पत्नी यानी घर की बड़ी बहू मालकिन है। सास जीवित नहीं है, लेकिन ससुर जीवित है। बाहर के एक कमरे में बूढ़े ससुर दिन रात बैठे बैठे आंखों पर चश्मा लगाकर सुर में स्तव कवच माला का पाठ करते हैं। खाने के समय बस एक बार घर के भीतर आते हैं, उसके बाद फिर वे उसी तय कमरे में जाकर बैठ जाते हैं। घर की मालकिन माणिक माला का मन अच्छा रहता तो निस्तारिणी को पास बुलाकर बिठाती हैं। बिठाकर कहती हैं, वो जो ससुर जी को देख रही हो माँ, बाहर से वैसे दिखने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन काम के वक्त बिल्कुल शून्य है। निस्तारिणी बोली, क्यों माँ, हमारे साथ तो बहुत अच्छी तरह ही बात करते हैं। माणिक माला बोली, बात क्यों नहीं करेंगे, लेकिन जानती हो तुम बुढ़े के पास कितने पैसे हैं? मैं कैसे जानूंगी माँ? माणिक माला बोली, वही करीब लाख भर होंगे। एक पैसा खर्च नहीं करेगा बुढ़ा, कंजूसी की तो हद है। निस्तारिणी बोली, वो तो आप लोगों के लिए ही छोड़कर जा रहे हैं, वे पैसा तो आप लोग ही पाएंगे माँ। कहकर मुंह दबाकर माणिक माला थोड़ा सा हंसी। हंसकर बोली, मेरी बुढ़े के साथ बिल्कुल नहीं बनती, इसीलिए कभी कभी मुझे सुना सुनाकर कहा जाता है, पैसा मैं अपनी मर्जी से जिसे चाहूं दे जाऊंगा, मरने से पहले रास्ते के लोगों को दान कर दूंगा। निस्तारिणी और क्या कहेगी, चुप ही रहती है। लेकिन माणिक माला चुप नहीं रहती, कहती हैं, वो रास्ता तो खैर बंद करके रखा गया है, लड़का भी तो अटर्नी है, आदमियों को चरा कर खाता है। तुम जाओगे डाल डाल तो वो जाएगा पात पात। ये कहकर वे खींच खींच कर हंसने लगती हैं। करीब 3 महीने बाद एक दिन माणिक माला ने पुकारा, निस्तारिणी सुनो। निस्तारिणी बोली, क्या है मां? माणिक माला बोली, पास खिसक कर आओ, चिल्लाकर कहने वाली बात नहीं है। निस्तारिणी उनके पास जाकर खड़ी हुई तो माणिक माला ने धीरे से कहा, मना कर दिया था फिर भी तुमने नहीं सुना। अभी भी सुन रही हूं तुम बुढ़े के कमरे में जाती हो, अभी भी सुन रही हूं तुम उसकी सेवा शुश्रूषा करती हो, फिर ये भी सुन रही हूं कि बुढ़े ने कहा है कि तुम्हारे लड़के को ही अपना सब पैसा कौड़ी दे जाएगा। बात क्या है बताओ तो? निस्तारिणी बोली, पैसे कौड़ी की बात कुछ नहीं जानती मां, बस वो बूढ़े इंसान हैं, मुझे अपने पिता जैसे लगते हैं। अगर कभी बुलाकर कहते हैं मां ये कर दो, तो मैं बिना गए रह नहीं पाती मां, मुझे बिल्कुल बेटी की तरह स्नेह करते हैं। माणिक माला बोली, तुम्हें वे बिल्कुल बेटी की तरह स्नेह करते हैं, तुम उनकी पिता की तरह भक्ति करती हो, इन सब बातों का मतलब हम समझते हैं मां, हम भी इंसान हैं, घास नहीं खाते, समझी? निस्तारिणी रो पड़ी, बोली, ये लो मैं तुम्हारे पैरों पर हाथ रखकर। उसकी बात पूरी होने से पहले ही माणिक माला बोली, रहने दो, और पैरों पर हाथ रखकर कसम खाने की जरूरत नहीं है। कहकर वे धप धप पैर पटकती हुई तेजी से वहां से चली गईं। निस्तारिणी हैरान होकर वहीं खड़ी रही। इतने बड़े आदमी के पिता वृद्ध शिवदास बाबू का कष्ट देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। खुद ही चिलम भरते हैं, खुद ही थर थर कांपते हुए बिस्तर लगाते हैं। रात में 1 गिलास पानी की जरूरत होने पर खुद ही बिस्तर से उठकर कांपते हुए टटोल टटोल कर बत्ती जलानी पड़ती है। रात में शायद आंखों से ठीक से देख भी नहीं पाते। लेकिन निस्तारिणी जब से उनका कामकाज कर रही है, उन दिनों वे बहुत सुख से रह रहे थे। उस दिन अचानक किस तरफ से क्या हो गया, शिवदास बाबू ने पुकारा, निस्तारिणी, लेकिन निस्तारिणी का कोई जवाब नहीं मिला। फिर पुकारा,
लेकिन उस बार भी कोई जवाब नहीं। तब और निस्तारिणी को न पुकारकर उन्होंने कार्तिक का नाम लेकर 2 बार पुकारते ही कार्तिक उनके पास आकर खड़ा हो गया। शिवदास बाबू ने पूछा, तेरी मां कहाँ है रे कार्तिक? कार्तिक बोला, क्या करना है बताइए, मैं कर देता हूं। क्यों, तेरी मां क्या कोई काम कर रही है? कार्तिक ने शिवदास बाबू के कान के पास मुंह ले जाकर धीरे से कहा, नहीं, रो रही है। रो रही है? मैंने पुकारा तो उसने कोई जवाब क्यों नहीं दिया? कार्तिक चुप रहा। शिवदास बाबू उठ खड़े हुए, बोले, चल देख कर आता हूं। लेकिन बगल के कमरे से निस्तारिणी ने शायद इनकी सारी बातें सुन ली थीं। बूढ़े को और कष्ट करके जाना नहीं पड़ा। निस्तारिणी खुद ही धीरे धीरे कमरे में आई और कमरे में आते ही बिस्तर उठाकर फिर से नया करके बिछाने लगी। शिवदास बाबू ने पूछा, इतनी बार पुकारा फिर भी तूने जवाब क्यों नहीं दिया? निस्तारिणी ने बात का जवाब नहीं दिया। वृद्ध बोले, जवाब क्यों नहीं दे रही निस्तारिणी? निस्तारिणी तब बिस्तर पर चादर बिछा रही थी। बोली, बस यूं ही। सुना बैठे बैठे रो रही थी। क्यों, रोना किस लिए? इतने दुख में भी निस्तारिणी को हंसी आ गई। उनकी ओर मुंह फेरकर होठों के बीच फीकी सी मुस्कान के साथ बोली, मेरे जीवन में रोने के लिए तो कुछ भी नहीं है, रोऊंगी क्यों बाबूजी? रोई नहीं। कहते कहते उसकी दोनों आंखें आंसुओं से भर आईं। शिवदास बाबू चुपचाप बैठे रहे। निस्तारिणी बिस्तर लगाकर चिलम भरने बैठ गई। चिलम भरकर हुक्के की नली शिवदास बाबू के हाथ में पकड़ाकर निस्तारिणी हंसते हंसते बोली, ये सब क्या औरतों का काम है? आप एक नौकर रख लीजिए बाबूजी। शिवदास बाबू बोले, तो क्या मैं रख नहीं सकता रे पगली? रख सकता हूं। तुझे क्यों बुलाता हूं जानती है निस्तारिणी? ठीक तेरी तरह मेरी एक बेटी थी, बेटी मर गई। बस इतना कहकर ही मुंह की बात उनके मुंह में ही अटक गई। कार्तिक पहले ही चला गया था, निस्तारिणी भी चली गई। अकेले इस एकांत कमरे में बैठे वृद्ध बस हुक्का गुड़गुड़ाने लगे। थोड़ी देर बाद बाहर अचानक किसी की आवाज सुनकर शिवदास बाबू ने हुक्के की नली हाथ के पास उतार कर रख दी। सुनाई पड़ा, उनकी पुत्रवधू माणिकमाला कह रही हैं, मना किया था इसलिए इस बार दोनों गए थे क्या? तो फिर अब मेरे पास क्यों बेटा? उन्हीं से लड़के के स्कूल की फीस ले लेना। बहू क्यों उसे डांट रही है? और क्यों निस्तारिणी आज उनके पास नहीं आना चाहती थी? इतनी देर बाद शिवदास बाबू ये समझ गए। उसके बाद 3-4 दिनों तक कोई किसी के पास नहीं गया। निस्तारिणी शिवदास बाबू के पास नहीं गई, शिवदास निस्तारिणी के पास नहीं आए। हर महीने की 15 तारीख को स्कूल की फीस देनी पड़ती है। 15 को न दे पाने पर रोज एक आने का जुर्माना लगता है। घर के अन्य लड़कों की फीस 15 तारीख से पहले ही दे दी जाती है। पैसे ऑफिस के चपरासी के हाथ बड़े बाबू अपने ऑफिस से ही भेज देते हैं। लेकिन कार्तिक की फीस वहां से नहीं जाती। कार्तिक अपनी मां से कहता है, उसकी मां माणिकमाला से कहती है। माणिकमाला 2-4 बातें सुनाकर अपने बक्से से निस्तारिणी के वेतन के बदले कार्तिक की फीस देती हैं। उस बार लेकिन 15 तारीख को माणिकमाला ने कार्तिक की फीस किसी भी तरह नहीं दी। लगातार वही एक बात कहती रही। कहने लगी, क्यों, वो बुढ़ा देना? बुढ़े के साथ तो मां बेटे का बहुत मेलजोल है ना। देना बेशक अंत में उन्हीं को पड़ा। दी 16 तारीख को। 16 तारीख को एक आना जुर्माना लगेगा। जबकि ये बात कार्तिक भी मुंह खोलकर अपनी मां से नहीं कह पाया। उसकी मां भी माणिकमाला से नहीं कह सकी। कार्तिक बड़ा हो गया है, उसकी मां बहुत दुखी है, ये वो समझता है। एक तो इस फीस के पैसे उगाहने के लिए उसकी मां को कितने पाने सहने पड़े हैं, उस पर से फिर जुर्माने के पैसे मांगने जाने पर न जाने उसे कितनी ही बातें सुननी पड़ेंगी। रहने दो। कार्तिक ने सोचा, जो स्कूल की फीस लेते हैं उनके पास रोकर कहने से ही वे उसके जुर्माने के पैसे जरूर छोड़ देंगे। ये सोचकर वो स्कूल जाने के लिए घर से बाहर निकल ही रहा था कि उसने देखा कि घर के अन्य लड़के स्कूल न जाकर सड़क पर खेल रहे हैं। कार्तिक को देखकर उनमें से एक बोल उठा, अरे तू आज स्कूल जा रहा है क्या? क्यों, तुम लोग नहीं जाओगे? कहकर कार्तिक ठिठक कर खड़ा हो गया। नरेन बोल उठा, अरे आज तो स्कूल की छुट्टी है, तुझे क्या ये भी नहीं बता? कार्तिक ने पूछा, किस बात की छुट्टी? एक लड़का था बुद्धिमान, झट से बोल बैठा, एम्परर्स बर्थडे होगा शायद। कार्तिक हिचकिचा रहा था। नरेन, कुमार, घंटी, राधु सब ने मिलकर कहा, किताबें घर पर रखा, चल हम पार्क में जाकर खेलेंगे। कार्तिक घर पर किताबें रखकर उनके साथ खेलने चला गया। अगले दिन कार्तिक स्कूल गया और सबसे पहले फीस के पैसे जमा करने गया तो सुना, जुर्माना 3 आना लगेगा।
फीस देने में 2 दिन की देरी के लिए 2 आने और स्कूल ना आने के लिए 1 आना। कार्तिक बोला, गैर हाजिरी कैसी सर? कल तो एम्परर्स बर्थडे की छुट्टी थी। मास्टर जी बोले, एम्परर्स बर्थडे क्या रे? वो फिर क्या होता है? कल छुट्टी थी, ये तुझे किसने कहा? कार्तिक के साथ ही कुमार और घंटी पढ़ते थे। कार्तिक ने उनके चेहरे की ओर ताकते ही देखा कि वे दोनों मुंह दबाकर हंस रहे हैं। मास्टर जी से कार्तिक ने बहुत अनुनय विनय की, रोकर बोला, मैं बहुत गरीब हूं सर, मेरी मां। और कुछ वो बोल नहीं पाया। उसके दोनों होंठ थर-थर कांपने लगे। मास्टर जी ने ऐसा बहुत सुना है, बोले, किसी भी तरह नहीं होगा, कल 4 आने पैसे लेकर आना, जाओ। कार्तिक किसी भी तरह जा नहीं रहा था। मास्टर जी के छड़ी से जोर से उसकी पीठ पर एक वार करते ही रोते रोते कार्तिक अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। कुमार और घंटी तब भी मुंह दबाकर हंस रहे थे। 4 आने पैसे? उसकी मां कहां से पाएगी 4 आने पैसे? मां के हाथ में जो कुछ था उसी से उस दिन एक किताब खरीदनी पड़ी है। अब क्या उपाय है? कार्तिक अपनी मां से कोई बात कह नहीं पाया। सोचा, माणिकमाला से वो खुद एक बार कहकर देखेगा, शायद उन्हें दया आ भी जाए। स्कूल की छुट्टी के बाद घर लौटकर कार्तिक उस दिन कुमार, घंटी, नरेन और राधु के साथ खेलने के बहाने ऊपर चला गया। लड़कों के साथ वो कई बार माणिकमाला के पास जाकर खड़ा भी हुआ, लेकिन वो बात किसी भी तरह कह नहीं पाया। नीचे गली में मूंगफली वाला आवाज लगा रहा था। घंटी और कुमार दौड़कर माणिकमाला के पास जाकर बोले, मां, 2 पैसे दे दो, मूंगफली खरीदेंगे। माणिकमाला दूसरी मंजिल के बरामदे में रेलिंग के सहारे झुककर नीचे की तरफ न जाने क्या देख रही थीं। दोनों लड़कों ने जब उन्हें किसी भी तरह नहीं छोड़ा तो वे कमरे में घुसीं और अपना हाथ बक्सा खोला। एक चवन्नी निकालकर राधु के हाथ में देकर बोलीं, चारों 4-4 पैसे ले लो, मारपीट मत करना। कार्तिक खिड़की के पास चुपचाप खड़ा खड़ा देखता रहा। माणिकमाला ने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। लड़के शोर मचाते हुए मूंगफली खरीदने के लिए नीचे उतर गए। माणिकमाला फिर जल्दी से बरामदे में जाकर रेलिंग के सहारे झुक गईं। हाथ बक्सा कमरे के फर्श पर खुला ही पड़ा रहा। कहने का यही सही समय है। कहने के लिए कार्तिक एक बार आगे भी बढ़ा, लेकिन नीचे कुछ देखकर माणिकमाला भी जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतर गईं। कार्तिक अकेला चुपचाप खड़ा रहा। कमरे के फर्श पर मालकिन का हाथ बक्सा खुला पड़ा है। बहुत सारे रुपए, पैसे, चवन्नी, अठन्नी से भरा है। कोई कहीं नहीं है। कार्तिक ने सोचा, 4 आने पैसे, 1 चवन्नी अगर वो बक्से से निकाल ले तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, किसी का कोई नुकसान भी नहीं होगा। लेकिन चोरी वो कैसे करेगा? कार्तिक का दिल जैसे धक धक करने लगा। उधर माणिकमाला ने देखा, एक कागज हाथ में लिए उनके बूढ़े ससुर निस्तारिणी के कमरे में घुसे। किस जरूरत से घुसे ये देखने के लिए माणिकमाला नीचे उतरकर उसी तरफ जा रही थीं। अचानक उनकी बातचीत सुनकर बाहर खिड़की के पास चोरों की तरह खड़ी रह गईं। कमरे के अंदर बातचीत हो रही थी। शिवदास बाबू बोले, हाँ मां, मैं कह रहा हूं ये तू अपने पास ही रख ले। निस्तारिणी बोली, क्या होगा बाबूजी इसे रखकर? ये क्या है? ये मैं तेरे लड़के को दे रहा हूं, तेरे लड़के के एक दिन काम आएगा। निस्तारिणी बोली, आपकी बहू नाराज होंगी बाबूजी। वृद्ध बोले, मेरी बहू को किसी चीज की कमी नहीं है मां, उनके पास बहुत कुछ है। ये कहकर शिवदास बाबू कमरे से बाहर आ रहे थे। माणिकमाला जल्दी से दबे पांव वहां से खिसक गईं। थोड़ी देर बाद दूसरी मंजिल पर भयंकर शोर शराबा सुनाई पड़ा। ऐसा लगा जैसे माणिकमाला चिल्ला रही हैं और कार्तिक रो रहा है। मूंगफली खाते खाते शोर मचाते हुए लड़के ऊपर चले गए। निस्तारिणी दौड़कर अपने कमरे से बाहर निकल आई। थर-थर कांपते हुए शिवदास बाबू सीढ़ियों के पास आकर खड़े हो गए। ऊपर सीढ़ियों के मुहाने पर खड़ी खड़ी माणिकमाला कह रही हैं, चोर हरामजादा चोर, छी 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 छी। चोर चांडाल को घर में जगह देकर मैंने कैसी भूल कर दी, मेरी भी कैसी अकल। उसी के पास खड़ा कार्तिक थर-थर कांप रहा था। निस्तारिणी सीढ़ियों के नीचे खड़ी अवाक अचरज से उस तरफ कुछ देर ताकती रही। उसके बाद पूछा, क्या हुआ है मां? माणिकमाला बोली, हुआ है मेरा सिर और मुंड। भूल से कमरे के फर्श पर कैश बक्स खुला छोड़ दिया था। तुम्हारा ये गुणवान बेटा देखती हूं कि कमरे से निकल रहा है। मैंने पूछा, क्या लिया? जनाब बोले, कुछ नहीं लिया। फिर पतलून की जेब टटोल कर देखती हूं तो ये देखो, 1.5 रुपए चुराए हैं। कार्तिक रोते रोते बोला, वो मेरी स्कूल की फीस है, चोरी मैंने नहीं की। अभी भी कह रहा है स्कूल की फीस, अभी भी कह रहा है चोरी मैंने नहीं की।
हरामजादा, दूर हो जा मेरे घर से, दूर हो जा मेरे सामने से। कहते ही उन्होंने जोर से कार्तिक के पेट में एक लात मारी। अचानक लात खाकर दर्द से तड़पकर कार्तिक लुढ़क गया। उसके बाद सीढ़ियों से लुढ़कते लुढ़कते वो गिरने ही वाला था कि निस्तारणी ने जल्दी से ऊपर जाकर उसे पकड़ लिया। देखा कि उसके मुंह और कान से खून बह रहा है। बड़ी मुश्किल से कार्तिक बोला, चोरी मैंने नहीं की मां। निस्तारणी बोली, स्कूल की फीस इतने दिन क्यों नहीं दी? कार्तिक बोला, मास्टर जी ने नहीं ली, 4 आने का जुर्माना लगेगा। निस्तारणी ने कार्तिक का हाथ पकड़कर कहा, उठ। कार्तिक ने उठने की कोशिश की लेकिन उठ नहीं पाया। मार खाकर कार्तिक को न जाने क्या हुआ, पूरे शरीर में दर्द लिए वो जो लेटा तो रात भर न हिल पाया न उठकर बैठ पाया। लगातार रोते रोते वो कहता रहा, मैं चोरी करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। बेटे के सिरहाने बैठकर सारी रात निस्तारणी ने जाग कर काटी। रात भर जागकर सुबह के वक्त उसकी आंख लग गई थी। जागते ही देखा कार्तिक का पूरा शरीर जैसे आंख की तरह तप रहा है, बात तक नहीं कर पा रहा है। डर और चिंता से निस्तारणी का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। जल्दी से दौड़कर वो शिवदास बाबू के कमरे के दरवाजे पर जाकर खड़ी हुई तो देखा भीतर से दरवाजा बंद है। शिवदास बाबू पूजा में बैठे हैं, कब बाहर निकलेंगे कौन जाने। निस्तारिणी और खड़ी नहीं रह सकी। रोते हुए बिल्कुल माणिकमाला के पैरों पर गिर पड़ी। बोली, मेरे बेटे को क्या हुआ है देख कर जाओ मां, बात नहीं कर पा रहा है। माणिकमाला बोली, अच्छा ही हुआ है, जैसी करनी वैसी भरनी। निस्तारिणी चीख कर रो पड़ी। माणिकमाला बोली, चुप कर मां, चुप कर, गला फाड़कर चिल्लाओ मत। बाबू अभी घर पर ही हैं, ऑफिस नहीं गए। रुक, लड़का तेरा मरेगा नहीं। निस्तारिणी सुबक सुबक कर रोने लगी। माणिकमाला बोली, मेरे पास रोने क्यों आई मां? जिन्होंने तुम्हें अपना सब कुछ दान कर दिया है उन्हीं के पास जाओ, वही बुढ़ा तुम्हारी लड़के को बचा देगा, जाओ। सब कुछ दान करने का मतलब निस्तारिणी ठीक से समझ नहीं पाई, पर किसके इशारे में ये बात कही जा रही है ये वो समझ गई। निस्तारिणी चुप ही रही। माणिकमाला बोली, बुढ़े ने जो कागज तुम्हें दिया है वो लेकर आओ, जाओ। निस्तारिणी बोली, मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है मां, मेरा लड़का ही अगर चला जाए। कहते कहते वो फिर रो पड़ी। माणिकमाला बोली, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूं, कागज मुझे दे दो, चलो। उसके बाद बाबू के रहते रहते तुम्हारे लड़के को डॉक्टर वैद्य दिखाना ही है तो चलो। कहकर निस्तारिणी को एक तरह से वे जबरदस्ती ही उठाकर ले गई। माणिकमाला उसके कमरे के बाहर खड़ी रही। निस्तारिणी कागज लाने के लिए कमरे में घुसी। घुसते ही देखा वृद्ध शिवदास बाबू पूजा खत्म करके कार्तिक के सिरहाने बैठे हुए हैं। निस्तारिणी बिना किसी से कुछ कहे कागज हाथ में लेकर फिर बाहर गई और माणिकमाला के हाथ में देकर बोली, ये लो मां, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम मेरे लड़के को बचा दो। कागज हाथ में लेकर माणिकमाला शायद अपने पति को दिखाने के लिए ऊपर चली गईं। निस्तारिणी के लौटकर आते ही शिवदास बाबू ने पूछा, कहाँ गई थी मां? इधर लड़के का कुछ इंतजाम तो करना होगा। निस्तारिणी बोली, क्या इंतजाम करूं बाबूजी? कहकर वो सुबक सुबक कर रोने लगी। शिवदास बाबू बोले, अब बैठे बैठे सिर्फ रोने चिल्लाने से काम नहीं चलेगा मां, लड़के के लिए किसी अच्छे डॉक्टर को बुलाना होगा। निस्तारिणी बोली, इसीलिए तो गई थी बाबूजी मालकिन के पास। मां ने कहा, मेरे ससुर ने तुम्हें जो कागज दिया है पहले वो लाकर दो, फिर डॉक्टर का इंतजाम करती हूं। इसीलिए तो कागज दे आई बाबूजी। शिवदास बाबू चौंक उठे, बोले, दे आई? निस्तारिणी बोली, मेरा लड़का ही ना बचे तो क्या करूंगी बाबूजी आपका वो कागज लेकर। क्या करेगी? कहकर वृद्ध शिवदास बाबू उठ खड़े हुए। उसके बाद धीरे धीरे कमरे में टहलते हुए बोले, मुझे भी तूने इस घर से निकाल दिया, देख रहा हूं निस्तारिणी। बड़े बाबू की नींद अभी खुली नहीं थी। कागज को छिपाकर माणिकमाला उनके पैरों के पास जाकर बोली, उठो। बड़े बाबू बोले, क्यों? माणिकमाला बोली, बहुत मजेदार एक बात बताऊंगी तुम्हें, जाओ मुंह हाथ धोकर आओ। बड़े बाबू बाथरूम चले गए। माणिकमाला चाय बनाने बैठी। लौट कर आकर बड़े बाबू बोले, बताओ क्या मजेदार बात है, पहले चाय पियो। कहकर चाय की प्याली उनके हाथ के पास बढ़ाकर माणिकमाला ने अपने सीने के नीचे से कागज निकाला। देखूं? बड़े बाबू ने देखा चाय की प्याली उनके हाथ में ही रही। हैरानी से कुछ देर अवाक होकर वे कागज की ओर एकटक ताकते रहे। माणिकमाला ने पूछा, ऐसे घूर क्यों रहे हो? बड़े बाबू बोले, सर्वनाश हो गया। किसका सर्वनाश? बड़े बाबू बोले, पिताजी ने बैंक के अपने 50,000 रुपए पूरी तरह रजिस्ट्री वसीयत करके उस लड़के के नाम लिख दिए हैं। माणिकमाला बोली, ये तो मैं जानती हूं, इसीलिए कल मैंने उस लड़के को इतनी मार मारी है, लड़का बच जाए तो गनीमत है। बड़े बाबू सिर पर हाथ रखकर कुछ देर न जाने क्या सोचते रहे। सोचकर एक लंबी आह भरकर उठ खड़े हुए। बोले, वहां उस दराज के अंदर मेरा रिवॉल्वर है,
निकाल कर दो। रिवॉल्वर का क्या करोगी? उन दोनों को ही जान से मार डालूंगा। माणिकमाला डर के मारे बिल्कुल काट हो गई। बोली, नहीं नहीं, खून मत करो, पुलिस पकड़ लेगी। बड़े बाबू हल्का सा हंसे, बोले, नहीं गो नहीं, वो बुद्धि मुझ में है, खून नहीं करूंगा। डरा धमकाकर पिताजी से मैं एक और वसीयत लिखवा लूंगा। रिवॉल्वर जेब में लेकर बड़े बाबू तुरंत नीचे उतर गए, लेकिन नीचे जाकर देखा कोई कहीं नहीं है। कार्तिक को लेकर वृद्ध शिवदास बाबू और निस्तारिणी दोनों ही कहीं चले गए हैं। एक नौकर खड़ा था। बड़े बाबू ने पूछा, ये लोग कहाँ गए रे? नौकर बोला, टैक्सी बुला दी थी, उसी में चढ़कर कहाँ गए, कुछ भी कहकर नहीं गए। बड़े बाबू बोले, बुलाओ और एक टैक्सी। फिर टैक्सी आकर खड़ी हुई। बड़े बाबू उसमें चढ़कर बैठ गए। बोले, कारमाइटल मेडिकल कॉलेज। गाड़ी बेलगाचिया की तरफ दौड़ पड़ी। बेलगाचिया से गाड़ी फिर मेडिकल कॉलेज की तरफ चली। मेडिकल कॉलेज में उनसे मुलाकात हो गई। कार्तिक को तब इंजेक्शन दिया जा रहा था। शिवदास बाबू के पास जाकर बड़े बाबू ने पुकारा, पिताजी। क्या? कहकर शिवदास बाबू ने मुंह फेर लिया और बोले, तुम फिर यहां किस लिए आए हो? बड़े बाबू बोले, घर चलिए। शिवदास बाबू ने सिर हिलाया, बोले, नहीं। अच्छा तो मेरे ऑफिस चलिए। क्यों? वहां ले जाकर मुझे और एक वसीयत करवाने का इरादा है क्या? बड़े बाबू बोले, सुनो, इस तरफ आओ पिताजी, तुमसे मुझे बहुत सारी बातें करनी है। पैसे की बात ही है ना, कहो, यहीं कहो, सुन रहा हूं। नहीं, यहां कहने लायक नहीं है। मेरी गाड़ी में आओ। बाहर सड़क पर गाड़ी खड़ी थी। शिवदास बाबू को गाड़ी के भीतर ले जाकर बड़े बाबू ने उनकी कमीज की जेब से उनकी वसीयत निकालकर कहा, ये तुम्हारा क्या हो गया है सुनो? क्या सचमुच आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है पिताजी? वृद्ध बोले, सठिया नहीं गया हूं शशधर, ये पैसा मैंने तुम्हारे ही लिए रखा था। अगर तुम कमाने लायक ना होते, अगर तुम्हारे पास कुछ भी ना होता तो ये पैसा मैं तुम्हें ही देकर जाता। लेकिन तुम्हारे पास बहुत कुछ है, इसलिए ये पैसा मैं ऐसे व्यक्ति को देकर जा रहा हूं जिसे पैसों की जरूरत सबसे ज्यादा है। शशधर बोले, मेरे भी पैसों की कितनी जरूरत है वो आप नहीं जानते पिताजी। वृद्ध बोले, मैं वो विश्वास नहीं करता बेटा। और ज्यादा पैसे लेकर तुम क्या करोगे? जो पैसे भगवान ने तुम्हें दिए हैं उसी में तुम्हारी चरम अवनति हो गई है। इतने छोटे से एक लड़के को जान से मारने तक पर तुम्हारी पत्नी का नाम सुनकर बड़े बाबू शायद एकाएक भड़क उठे। बोले, चुप रहो पिताजी, जान से तो मैंने सिर्फ उसे ही नहीं मारने की सोची। आज मैं, ये लो कागज, ये लो कलम, जो कह रहा हूं लिखते जाओ, वरना। कहकर जेब से रिवॉल्वर बाहर निकालकर वृद्ध पिता के सामने तानते हुए बोले, आज मैं तुम्हें भी। शिवदास बाबू ने अपने पुत्र के चेहरे की ओर एक बार देखा। यही शशधर उनका इकलौता बेटा है, पढ़ लिखकर अटॉर्नी बना है। बोले, रिवॉल्वर से मुझे मारकर तुम्हारा भला नहीं होगा। पैसे जो हाथ से निकलने थे निकल गए, उसके ऊपर से तुम्हें पुलिस पकड़ लेगी। उससे बेहतर है कि तुम्हें पैसों की ही चाहत है ना। अच्छा, बैठो इस गाड़ी में, मैं एक बार बस देख तो लूं, लड़का मरा कि बचा। लड़के को देखने जाकर शिवदास बाबू ने देखा पुलिस वाले निस्तारिणी को घेरे बैठे हैं। कहिए आप, किसने इसे इस तरह मारा है? कहिए, आपको कोई डर नहीं है? निस्तारिणी लेकिन किसी पागल की तरह बार बार पूछ रही है उसका बेटा बचेगा या नहीं। डॉक्टर बोले, बचेगा, आपको कोई डर नहीं है, बताइए। शिवदास बाबू आगे बढ़े, बोले, ये बता नहीं पाएगी, मैं बता रहा हूं। इसे मारा है मेरी पुत्रवधू ने। मेरा बेटा शशधर इसे मार डालने के इरादे से रिवॉल्वर लेकर यहां तक पीछा करता हुआ आया है। गिरफ्तार अगर करना चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ। शिवदास बाबू के साथ पुलिस को देखकर शशधर भागने लगे। पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। शशधर अपने पिता की ओर देखकर कुछ कहना चाह रहे थे। वृद्ध शिवदास बाबू की दोनों आंखों से तब आंसू बह रहे थे। सिर पकड़कर वे सड़क के किनारे कांपते हुए बैठ गए। इंस्पेक्टर बाबू ने उनका एक हाथ पकड़कर कहा, उठिए। अच्छा, ये कांड क्यों हुआ बता सकते हैं? वृद्ध के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, फिर भी उन्होंने बहुत कष्ट के साथ उच्चारण किया, पैसों के लिए। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन इसका प्रश्न आज भी हमारे सामने खड़ा है। क्या सचमुच पैसा केवल जरूरत पूरी करने का साधन है, या फिर वही पैसा इंसान के भीतर छिपे लालच, संवेदना और चरित्र की असली परीक्षा भी बन जाता है? इस कहानी में किसी की हार केवल अदालत या समाज में नहीं हुई, हार उस इंसानियत की हुई जो पैसों के सामने धीरे धीरे दम तोड़ती चली गई। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो तो अपनी राय अवश्य लिखिए। क्या इस पूरी त्रासदी का असली दोषी केवल लालच था, या समाज की वो सोच भी जिसने इंसानों की कीमत
उनके पैसों से तय करनी शुरू कर दी।